नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कोको के अंतर्गत लैंगिक जनन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन कोको के अंतर्गत लैंगिक जनन इनके समवर्ग ड्यूटेरोमाइसीटीज को छोड़ करके बाकी सभी समवर्गों को अंतर्गत हमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत दो भिन्न प्रभेद वाले युग्मक या फिर ऐसे कहें कि दो भिन्न प्रभेद वाले समर्थ एवं निषेच्य केंद्रक जीवन चक्र की एक सुनिश्चित अवस्था में संलयित होते हैं, अर्थात फ्यूज होते हैं। यह इस लैंगिक जनन की महत्वपूर्ण घटना है। जिन संरचनाओं के अंतर्गत इन समर्थ एवं निषेच्य केंद्रकों का निर्माण अर्थात युग्मकों का निर्माण होता है, उन संरचनाओं को हम युग्मक धनिया कहते हैं। कोको के अंतर्गत युग्मक धनिया प्रायः यूनिसेल्युलर अर्थात एक कोशिकीय होती है और इनके चारों ओर बंध्य जैकेट का आवरण नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि कोको के अंतर्गत जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वह 3 चरणों में पूरी होती है, जिसके अंतर्गत जो पहला चरण होता है वो होता है जीव ध्रुवीय संलयन, यानी दो भिन्न प्रभेद वाले युग्मक या जो भी कोशिकाएं हैं उनका जो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट है जो आपस में फ्यूज हो जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जीवद्रव्य संलयन के बाद में उन दोनों कंपेटिबल जीवद्रव्य के केंद्रकों का आपस में जुड़ा होता है या संलयन होता है, और अंतिम स्टेप के अंतर्गत केंद्रकों के युग्मन के पश्चात उसके अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस प्रकार से कोको के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत 3 चरण देखने को मिलते हैं। पहला है जीवद्रव्य संलयन, जो कि आप इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत ये जीवद्रव्य संलयन है। दो भिन्न प्रभेद वाले कवक तंतु होते हैं, उनके जीवद्रव्य का आपस में मिलन होता है। फिर आपके है कैरियोगेमी, जो आपको यहाँ दिखाया गया है। कैरियोगेमी यानी दो भिन्न प्रभेद के जो जीवद्रव्यों का संलयन हुआ है उनके अंदर दो भिन्न प्रभेद के जो केंद्रक है उन केंद्रकों का आपस में फ्यूजन होता है, और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण घटना है वो है आपकी अर्धसूत्री विभाजन, और जिसके फलस्वरूप हमें अगुणित कोशिकाओं का निर्माण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कोको के अंतर्गत लैंगिक जनन की प्रक्रिया इन 3 चरणों के अंतर्गत संपन्न होती है। नेक्स्ट है निषेच्यता। इन विभिन्न कवक संवर्गों में निषेच्यता लैंगिक प्रजनन में एक सक्रिय एवं उल्लेखनीय कारक है। जब दो निषेच्य केंद्रक युक्त कोशिकाएं अथवा संरचनाएं पाई जाती है तभी ही लैंगिक जनन संभव हो सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो दो अलग लैंगिक संरचनाओं से युक्त जो भी कवक कोशिकाएं वो सबंध्य ही कहलाएगा। अतः निषेच्यता की उपस्थिति के आधार पर कवकों को दो बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। एक तो है समजालिक कवक, यानी ऐसे कवक सदस्यों में लैंगिकता की दृष्टि से प्रत्येक सुकाय यानी उनका थैलस वो सेल्फ फर्टाइल होता है, यानी स्वजननक्षम होता है, अर्थात दोनों प्रभेदों के निषेच्य केंद्रक एक ही कवक जाल पर मौजूद होते हैं। अतः लैंगिक जनन को संपन्न करने के लिए इसको किसी अन्य कवक जाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक ही कवक जाल है
और एक ही कोक जाल पर जो आपके युग्मक विकसित होते हैं युग्मक धानियों के अंदर, वो दोनों एक ही प्रकार के होते हैं और उनके आपस में है जो उनके बीच में फ्यूजन हो जाता है। तो इस प्रकार के कवकों को हम बोलते हैं समजालिक कवक, यानी एक ही कवक जाल पर विकसित होने वाले युग्मक आपस में फ्यूज कर जाते हैं। नेक्स्ट है विषम जालिक कवक। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार के कवकों के अंतर्गत दो भिन्न प्रकार के कवक जाल पाए जाते हैं, यानी एक ही जाति के अंतर्गत आपको दो भिन्न प्रकार के कवक जाल देखने को मिलते हैं और प्रत्येक कवक जाल पर आपको केवल एक ही विभेद के अर्थात प्रभेद के निश्चित केंद्रक या युग्मक देखने को मिलते हैं। अतः लैंगिक जनन हेतु आपको दो भिन्न प्रभेद या कवक जालों की आवश्यकता होती है और ऐसे जो कवक जाल होते हैं वह सेल्फ स्टेराइल अर्थात स्वबंधी होते हैं। समजालिक के अंदर तो कवक जाल होता है वो स्वजननक्षम होता है, जबकि इसके अंतर्गत स्वबंधी होता है। विभिन्न कवकों के में विषम जालिकता कार्यकी या अकार्यकी प्रारूप में हमें देखने को मिलती है। विभिन्न विषम जालिक कवकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है द्विध्रुवीय विषम जालिक कवक। इन कवक प्रजातियों में दो प्रकार के संगम प्रारूप अर्थात मैटिंग प्रारूप पाए जाते हैं, जिनको हम यहाँ पर A1 और A2 के रूप में दिखा रहे हैं। यहाँ पर अपन ऐसे भी कर सकते हैं प्लस माइनस मान लो। तो इनकी निषेधता कारकों की आनुवंशिक संरचना भी भिन्न होती है। इस प्रकार यहाँ लैंगिक जनन केवल दो विपरीत प्रभेदों के बीच ही संपन्न होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तो है जो A1 प्रभेद है, दूसरा भी A1 प्रभेद है। दो समान जो प्रभेद वाले निषेध केंद्रक है वो आपस में संयोजित नहीं हो पा जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो कि एक A1 है, दूसरा A2 है, दो भिन्न प्रभेद के निषेध केंद्रक है तो आपस में संयोजित हो जाते हैं। तो इनके बीच में निषेचन संभव हो सकता है, इनके बीच में संभव नहीं है। विषम जालिक कवकों के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार है वह चतुष्क ध्रुवीय विषम जालिक कवक। अब इन कवक प्रजातियों में चार प्रकार के मैटिंग टाइप हमें देखने को मिलते हैं, जिसको यहाँ पर हमने A1 B1 A2 B2 चार प्रकार में दिखाया गया है। तो इस प्रकार की निषेचन प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थात दो भिन्न प्रभेदों के केंद्रकों के आपस में संयोजन के लिए ये चारों मैटिंग टाइप का मिलन होना आवश्यक है, अन्यथा है जो उनके बीच में निषेचन संभव नहीं है। जैसे आप फर्स्ट में देख रहे हो A1 B2 A2 B1, तो यहाँ पर आपको देख रहे हो तो आपके B1 है जो कॉमन है, इसलिए यहाँ पर है जो केंद्रक आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। सेकंड कंडीशन में आप देखोगे तो A1 B1 और इधर A1 B2, यहाँ पर A1 कॉमन है, तो इस तरह यहाँ पर भी है जो केंद्रकों का आपस में युग्मन संभव नहीं है। फिर आप देखोगे थर्ड कंडीशन में A1 B1 और A1 B2, तो यहाँ पर भी A1 कॉमन होने के कारण यहाँ पर भी संभव नहीं है। और लेकिन अंतिम में आप देखोगे तो आपको चार प्रकार के मैटिंग टाइप देखने को मिलते हैं, A1 B1 A2 B2, यानी चारों प्रकार के मैटिंग टाइप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये दोनों जो युग्मक या केंद्रक है ये आपस में कंपेटिबल है और आपस में फ्यूज होंगे। तो इस प्रकार से कवकों में विषम जालिक कवकों के अंतर्गत ये दो प्रकार की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। फिर है लैंगिक जनन के प्रकार। विभिन्न प्रकार की जो कवक जातियां होती है उनके अंतर्गत लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत फ्यूज होने वाले अर्थात जुड़ने वाले दोनों युग्मकों की आकृति एवं गतिशीलता के आधार पर लैंगिक जनन तीन प्रकार का हो सकता है। पहला है समयुग्मन, यानी दोनों युग्मित होने वाले जुड़ने वाले फ्यूज होने वाले युग्मक जब आकार की दृष्टि से समान हो, कार्य की दृष्टि से भिन्नता हो सकती है लेकिन आकार की दृष्टि से अगर समान हो तो इस प्रकार के लैंगिक जनन को हम कहते हैं समयुग्मन। और इस प्रकार की आपको रिप्रोडक्शन सिनकाइट्रियम में देखने को मिल सकता है, जो गतिशील युग्मक के रूप में होती है। अचल के रूप में बात करें तो पाइलोबोलस वगैरह हो सकते हैं। और समयुग्मन प्रक्रिया के दौरान जो द्विगुणित संरचना बनती है उसको हम युग्माणु कहते हैं।
अब है असम युग्मन। इस प्रकार के लैंगिक जनन में संनिहित होने वाले युग्मक आकार की दृष्टि से असमान होते हैं। एक युग्मक बड़ा होता है, दूसरा युग्मक छोटा होता है, लेकिन दोनों ही है जो चल होते हैं। छोटे युग्मक को हम लघु युग्मक और जबकि बड़े युग्मक को हम गुरु युग्मक कहते हैं। कवक विज्ञानियों के अनुसार इस प्रकार का लैंगिक जनन समयुग्मन की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ा सा एडवांस प्रकृति का होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो इस प्रकार का ही असमयुग्मन हमें कोको के अंतर्गत एलोमाइसिस में देखने को मिलता है। और तीसरा जो प्रकार है वो लैंगिक जनन का सबसे एडवांस प्रकार माना जाता है, या फिर इसे कैसे प्रगत प्रकार माना जाता है, वो है अंड युग्मन। इस प्रकार के लैंगिक जनन में हमें है जो एक छोटा गतिशील युग्मक देखने को मिलता है, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। और दूसरा जो मादा युग्मक है वो अचल और एक फ्लास्क के आकार का होता है। समयुग्मन और असम युग्मन के अंतर्गत हमने देखा कि हमें दोनों प्रकार के जो युग्मक देखने को मिले थे वो चलायमान थे। लेकिन अंड युग्मन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो नर युग्मक है आपका वो गतिशील और छोटा है आकार में, लेकिन मादा युग्मक है जो अगतिशील है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के अंड युग्मन प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों युग्मकों में आपको आकारिकी के साथ साथ कार्य की विभिन्नताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है लैंगिक जनन की, उदाहरण के रूप में आप देखते हो कि एल्बुगो आदि के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब है लैंगिक जनन की विधियां, यानी विभिन्न कवक सदस्यों में किस प्रकार से लैंगिक जनन संपन्न होता है। उस लैंगिक जनन का सबसे पहले है वो है आपके प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, यानी चल युग्मी मैथुन। ये दो भिन्न केंद्र किस प्रकार से आपस में संलग्न होते हैं। तो यहाँ पर दोनों युग्मक है जो कैसे हैं, चलायमान है, तो उसको बोलते हैं चल युग्मी मैथुन। या हो सकता है कि एक युग्मक चलायमान हो। तो अपन तो पहले पढ़ चुके हैं ना लैंगिक जनन के प्रकार समयुग्मन। तो समयुग्मन में देखो आप दोनों युग्मक है जो चलायमान होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं चल युग्मी मैथुन प्रक्रिया। उसी तरह से असम युग्मन में दोनों है जो युग्मक है जो आकार की दृष्टि से भिन्न होते हैं, लेकिन दोनों है जो चलायमान होते हैं। वहीं आप अंड युग्मन में देखोगे तो आपको है जो नर युग्मक छोटे होते हैं चलायमान होते हैं, जबकि आपका मादा युग्मक है वो है जो एक अचल संरचना होती है। तो इस प्रकार से जब निषेचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले युग्मक चलायमान होते हैं तो हम इस प्रकार की विधि को बोलते हैं चल युग्मी मैथुन। दूसरा प्रकार है वो युग्मक धानीय संपर्क। इस प्रकार के लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो युग्मक बनते हैं और जिस संरचना के अंदर युग्मक बनते हैं उसको बोलते हैं युग्मक धानी। यहाँ पर है जो युग्मकों का विसर्जन नहीं होकर के युग्मक धानियां एक दूसरे के पास में संपर्क में आती है। संपर्क आने के बाद में जो नर युग्मक धानी जिसे हम एंथीरिडियम या पुंधानी कहते हैं, मादा युग्मक धानी जिसे हम उगोनियम या अंडधानी कहते हैं, दोनों संपर्क में आने पर पुंधानी के द्वारा एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब विकसित की जाती है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा पुंधानी से नर केंद्र का विसर्जन उगोनियम में किया जाता है, और जहां पर दोनों भिन्न प्रभेद के केंद्रकों का आपस में संयोजन होता है। इस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इस प्रकार का आपको गैमेटेंजियल जो कॉन्टैक्ट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आपको है जो एल्बुगो के अंदर देखने को मिलता है। फिर है आपको युग्मक धानीय मैथुन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इस प्रकार के लैंगिक जनन प्रक्रिया के अंतर भाग लेने वाले युग्मक, दोनों युग्मक है जो कैसे होते हैं, अचल होते हैं, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की तरह ही। यहाँ परस्पर संलग्न होने वाले दोनों युग्मक धानियों की जो संपर्क भित्तियां हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये दोनों भिन्न प्रभेद के कवक तंतु है। मान लो एक कवक प्लस प्रभेद का है, माइनस प्रभेद का है। इन कवक तंतुओं के ऊपर है जो ये युग्मक धानियां विकसित होती है, ये आपका युग्मक धानी दर है, और इनके आगे ये है जो युग्मक धानियां विकसित है। ये युग्मक धानियां जहाँ आप संपर्क में आती है एक दूसरे के, जिनकी कॉमन वॉल होती है वो डिजोल्व हो जाती है। इसके फलस्वरूप है जो इनके केंद्र का आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात इन दोनों युग्मक धानियों की अंतर वस्तुएं आपस में संयोजित हो जाती है। इस प्रकार की युग्मक धानीय मैथुन प्रक्रिया हमें है जो आपको म्यूकर एवं पाइलोबोरस आदि में देखने को मिलती है।
चौथा जो लैंगिक जनन की विधि है वो है आपके अचल पुंमनु युग्मन, यानी पुंमनु कैसे है, अचल है। तो कुछ एडवांस जो कवक है जैसे पक्सीनिया में नर युग्मक बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें है जो हम स्पर्मेशिया कहते हैं। और ये स्पर्मेशिया बहुवचन है, सिंगल में इसको बोलते हैं स्पर्मेशियम। ये विशेष प्रकार की संरचना जिसे बोलते हैं हम स्पर्मेटियोफोर पर बहिर्जात रूप से विकसित होते हैं। जल, वायु अथवा कीटों के द्वारा इनको विशिष्ट प्रकार के ग्राही कवक सूत्रों तक पहुंचा जाते हैं। ये जो है जो ग्राही कवक सूत्र है यहाँ तक है जो ये विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचते हैं। और ग्राही कवक तंतु द्वारा जब ये स्पर्मेशियम को ग्रहण किया जाता है तो ये इनकी ग्राही बिंदु पर है जो चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद में इनकी कॉमन भित्ति जो होती है वहां पर वो है जो घुल जाती है। घुलने के फलस्वरूप है जो इस पुंमनु का जो जीवद्रीय कंटेंट होता है उसको है जो ग्राही तंतु के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। बाद में दो भिन्न प्रभेद के केंद्रक अर्थात स्पर्मेशियम का केंद्रक और इस उगोनियम का केंद्रक के बीच में जो आपस में संलयन हो जाता है। नेक्स्ट है आपके कायिक युग्मन, यानी यहाँ पर किसी विशिष्ट प्रकार की लैंगिक संरचना का निर्माण नहीं होता है और कायिक कोशिकाएं होती हैं युग्मकों की तरह व्यवहार करते हुए आपस में संयोजित हो जाती है। सामान्यतः आपको इस प्रकार का लैंगिक जनन वर्ग एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एवं ड्यूटेरोमाइसिटीज में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर संयोजित होने वाले दो भिन्न प्रभेद के कोक तंतुओं की कोशिकाएं युग्मक की तरह व्यवहार करते दूसरे के संपर्क में आती है। संपर्क आने पर उनकी कॉमन भित्ति डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व होने के बाद उनका कंटेंट जो जीवद्रीय कंटेंट होता है प्रोटोप्लाज्म वो आपस में संयोजित हो जाता है और जिसके फलस्वरूप दो भिन्न प्रभेद के जो केंद्रक होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में पेयर बनाते हैं। ये एक विशिष्ट कंडीशन है कि कायिक युग्मन के अंतर्गत इन कोकों के उच्च वर्गीय कोकों के अंतर्गत हमें एक ही कोशिका के अंदर दो भिन्न केंद्रकों के युग्म देखने को मिलते हैं जिसे हम डाइकैरियोन या केंद्रक युग्म कहते हैं। और ये केंद्रक युग्म बाद में जब संयोजित होते हैं तब इससे है जो द्विगुणित केंद्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जब दो भिन्न प्रभेद के कवक तंतु आपस में युग्मन करके लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं हम कायिक युग्मन कहते हैं। अब लैंगिक जनन के फलस्वरूप अर्थात लैंगिक जनन प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात दो भिन्न प्रभेद के केंद्रकों के संलयन के पश्चात कुछ विशिष्ट प्रकार की लैंगिक संरचनाएं जिसे हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं का डेवलपमेंट होता है। और ये फ्रूटिंग बॉडीज है जो निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊस्पोर अर्थात निश्चिक्तांड। ये संरचना हमें वर्ग ऊमाइसिटीज के सदस्यों जैसे एल्बुगो है, स्क्लेरोस्पेराई आदि में देखने को मिलती है, जहां विषम युग्मक की प्रकार का लैंगिक जनन होता है तथा युग्मक धानीय संपर्क द्वारा निश्चिक्तांड का निर्माण होता है। तो इसमें दो भिन्न प्रभेद के केंद्रों को आपस में जोड़ने के बाद में संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं ऊस्पोर। वही है सेकंड है युग्माणु या जाइगोस्पोर। जाइगोमाइकोटिना के सदस्यों के अंतर्गत है जो हमें ये युग्माणु निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। संवर्ग जाइगोमाइसिटीज के सदस्य जैसे म्यूकर है, पाइलोबोलस है आदि के अंतर्गत हमें युग्माणु निर्माण की को हम देख सकते हैं। और यहाँ पर दो विपरीत प्रभेद के युग्मक धनिया जो हम पहले पढ़ चुके हैं गेमेटेंजियल अपने कोपुलेशन के अंतर्गत दो विविध प्रभेद की जो युग्मक धनिया होती है आपस में संयोजित होकर के युग्माणु का निर्माण करती है। फिर है एस्कस फलन। संवर्ग एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों के अंतर्गत लैंगिक जनन के फलस्वरूप हमें विभिन्न आकृतियों परिमाप की फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलती है। इन सभी को सामूहिक रूप से हम एस्कस फलन कहते हैं। और एस्कस फलन आकृति एवं संरचना के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। जिनके सबसे पहला है क्लिस्टोथीसियम। ये जो आपका एस्कस फलन है यह फलन काय है जो कैसा होता है, संरचना में गोलाकार था पूरी तरह से बंद होता है। यह फलन काय है जो जब इसकी भित्ति पूरी तरह से गल जाती है तो इसके अंदर से है जो आपको
एस्को बीजाणु बाहर मुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है पेरिथीशियम प्रकार का एस्कस फलन। इस प्रकार के एस्कोकार्प संरचना फ्लास्क के समान आकृति प्रदर्शित करती है तथा ऊपर की तरफ एक छोटा सा छिद्र के द्वारा है जो ये संरचना बाहर की ओर खुलती है, जिसे हम ओस्टियोल कहते हैं। इस पेरिथेशियम की आंतरिक सतह पर कई सारी है जो एसआई विकसित होती है, जिनके ऊपर है जो हमें एस्कोस्पोर्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है एपिथीसियम। इस प्रकार का जो आपका एस्कस फलन है, ये एस्कस फलन वर्ग एस्कोमाइसिटिस के समूह डिस्कोमाइसिटिस के सदस्यों में जैसे पेजाइजा आदि में पाए जाते हैं। इस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर इनकी आकृति खुली हुई प्याले के समान, चपटी या प्लेट के समान होती है और प्याले की भीतरी सतह पर आपको है जो ये एसआई नजर आते हैं। नेक्स्ट जो इसका फ्रूटिंग बॉडीज का प्रकार है बेसिड्यूकार्प, जो कि हमें समवर्ग बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो है जो इस प्रकार से होता है, जो सामान्यतः आप बरसात के दिनों में जो इस प्रकार के छत्रक नुमा संरचनाएं दिखाई देती है, ये सारे है जो क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फलस्वरूप इन बेसिडियोमाइसिटीज सदस्यों में बनने वाली फ्रूटिंग बॉडीज होती है। इन बेसिड्यूकार्प के अंतर्गत बेसिडियो बीजाणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है परालैंगिकता। पहले वैज्ञानिकों को यह मानना था कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया लैंगिक जनन प्रक्रिया का ही परिणाम है, लेकिन बाद में अनेक सूक्ष्म जीवों के साथ साथ कौकों में भी लैंगिक चक्र के अतिरिक्त भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की कुछ अन्य विधियों के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी प्राप्त हुई। इसी कड़ी में पोंटिकार्वो 1954 के अनुसार कॉक प्रजातियों में पाई जाने वाली आनुवंशिक पुनर्योजन की प्रक्रिया जो लैंगिक चक्र के बिना भी संपन्न हो सकती है के बारे में पता लगाया और उन्होंने इस प्रक्रम का नाम परालैंगिकता दिया। अब जो ये परालैंगिकता की प्रक्रिया है, ये है जो उन कौक सदस्यों में देखने को मिलती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कौक संवर्ग जहां पर लैंगिक जनन नहीं के बराबर है या है जो उच्च स्तरीय प्रकृति का नहीं है, अगर उन कौक सदस्यों में हमें है जो कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की पुख्ता जानकारी मिलती है या देखने को मिलता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो उसका आधार है जो परालैंगिकता ही हो सकता है। सामान्यतः कवक संवर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज के कवक सदस्यों के अंतर्गत जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जो दिखाई देता है वो है जो इस परालैंगिकता का ही परिणाम है। परालैंगिकता लैंगिक जनन से इस बात से अलग है कि लैंगिक जनन के अंतर्गत जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है वह है जो म्यूसिस के दौरान होने वाले क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप होती है, यानी अशुद्धि विभाजन के दौरान होने वाली जीन विनिमय प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, जबकि इस परालैंगिकता की प्रक्रिया है जो उससे अलग है लैंगिक जनन प्रक्रिया से। यहाँ पर परालैंगिकता की प्रक्रिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया जो होती है वो माइटोसिस के दौरान होती है, इसलिए इस जीन विनिमय प्रक्रिया को बोलते हैं माइटोटिक जीन क्रॉसओवर। कवक मूल, यानी कवक का उच्च वर्गीय पौधों की मूल के साथ में संबंध को कवक मूल कहते हैं, और कवक की प्रकृति के आधार पर उनका संबंध किस प्रकार से है कवक पादपों की मूल के साथ, उसके आधार पर कवक मूल है जो दो प्रकार के बहिर्पोषी कवक मूल, यानी इस प्रकार के जो कवक मूल होते हैं पौधे की जड़ के साथ में बाह्य सतह पर संपर्क बनाए रखते हैं और पौधे की जड़ से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और बदले में ये है जो कवक मूल पौधे को जमीन से जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार के संबंध को हम बहिर्पोषी कवक मूल कहते हैं। दूसरा है अंतःपोषी कवक मूल। इस प्रकार का जो कवक मूल होता है वह पादपों के साथ में अंदरूनी यानी उनके कॉर्टेक्स में है जो
ये कॉक पाई जाती है, और इस प्रकार के कॉक को कहते हैं हम अंतःपोषी कॉक मूल। और तीसरा अन्य प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है, उसमें बहिर वह अंतःपोषी कॉक मूल, नहीं पौधे की जड़ की बाहर की तरफ भी है जो आपको कॉक मूल दिखाई देगी, और अंदर भी दिखाई देगी, दोनों है जो उभयनिष्ठ रूप में हो सकती है। अब है कॉकों में जीवन चक्र। कोको के अंतर्गत हमें 3 प्रकार का जीवन चक्र देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत पहला है अगुणितकीय प्रकार, जिसको आप कहीं कहीं पुस्तकों के अंदर देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा हैप्लोबायोटिक ए लाइफ साइकिल, है ना, एकल प्ररूपी अजीवन चक्र। इस प्रकार के जीवन चक्र के अंतर्गत यहां पर आपको उसको प्रजाति का जो मुख्य या अधिकतम समय है जो आपको अगुणित पीढ़ी के रूप में देखने को मिलता है, या ऐसे कह सकते हैं कि इस कवक की जो मुख्य अवस्था होती है वो अगुणित होती है। द्विगुणित अवस्था आपको सिर्फ है जो युग्मनज के रूप में दिखाई देती है, जो कि अल्पकालिक हो सकती है। यहाँ पर जो इसका मुख्य थैलस है वह अगुणित है, उस थैलस के ऊपर है जो युग्मकों का युग्मक धड़ियां बनती है, इसमें युग्मक बनते हैं, युग्मक भी अगुणित होती हैं। युग्मकों के संलयन से द्विगुणित अवस्था जाइगोट बनती है, और जाइगोट के अंदर फिर है जो अशुद्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पुनः है जो हमें अगुणित अवस्था देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कवक का पूरा लाइफ साइकिल के अंतर्गत है मुख्यतः वो अगुणित अवस्था में रहता है, सिर्फ है जो जाइगोटिक अवस्था को छोड़ करके। तो इसके अंतर्गत मुख्य पीढ़ी होती है वो अगुणित होती है। नेक्स्ट आपके है द्विगुणित की प्रकार, इसे हम एकल प्ररूपी ब जीवन चक्र या एक हैप्लोबायोटिक बी टाइप लाइफ साइकिल कहते हैं। अब अगुणित की प्रकार से भिन्न इसमें जो मुख्य पीढ़ी क्या होती है 2n द्विगुणित होती है, ठीक है। और इस द्विगुणित पीढ़ी है इस इन कवक तंतुओं में अशुद्री विभाजन के फलस्वरूप है जो युग्मक बनते हैं, अर्थात युग्मक कैसे होते हैं हैप्लोइड, और युग्मक जब आपस में संयोजित होते हैं तो पुनः है जो हमें द्विगुणित अवस्था जाइगोट के रूप में देखने मिलती है। अब यहाँ पर जाइगोट के अंदर म्यूसिस नहीं होगा, और जाइगोट के अंदर सीधा ही है जो माइटोसिस के द्वारा, यहाँ पर एक गलत लिख रखा है, जाइगोट के अंदर क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप सीधा ही है जो 2n थैलस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पर जो अगुणित की प्रकार के अंतर्गत म्यूसिस आपको जाइगोट बनने के पश्चात दिखाई दे रहा था, यहाँ पर जो म्यूसिस कब होता है युग्मक निर्माण से पहले। तो इस प्रकार के अशुद्री विभाजन को बोलते हैं हम गैमेटिक म्यूसिस, जबकि पहले वाले प्रकार के अंदर जो म्यूसिस होता है वो जाइगोटिक म्यूसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर मुख्य जो पादप होता है कैसा होता है 2n होता है, अधिकांश समय है जो इस कवक के अंतर्गत यही पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के जीवन चक्र को बोलते हैं द्विगुणित की प्रकार का जीवन चक्र। तीसरा है द्विगुणित अगुणित की प्रकार, यहाँ पे इसको बोलते हैं डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। यानी इस प्रकार की लाइफ साइकिल के अंतर्गत एक ही कवक प्रजाति के अंतर्गत हमें 2 पीढ़ियां देखने को मिलती है जो कि आकारिकी रूप से समान होती है, और जब 2 भिन्न थैलस जो आकारिकी रूप से समान है तो इस प्रकार के कवकों को हम बोलते हैं, कवकों के अंदर जो लाइफ साइकिल पाए इसको बोलते हैं हम समरूपी पीढ़ी एकांतरण, क्योंकि 2 भिन्न पीढ़ियां हैं उनके बीच में आपस में एकांतरण हो रहा है, इसलिए बोलते हैं समरूपी पीढ़ी एकांतरण। और दोनों पीढ़ियां आकार में समान है, इसलिए बोलते हैं समरूपी पीढ़ी एकांतरण। लेकिन वो है जो प्लोइडी लेवल पर है, उनके जेनेटिकली है जो वो डिफरेंट होती है, यानी एक पीढ़ी होती है वो आपकी हैप्लोइड होती है और दूसरी पीढ़ी होती है वो डिप्लोइड होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस के अंतर्गत जो थैलस है आपका वो है जो मुख्य थैलस ऊपर की तरफ आप देख रहे हो थैलस कैसा है 2n है, इसके अंदर अशुद्री विभाजन के फलस्वरूप पुनः एक नया थैलस बन रहा है, ये थैलस कैसा है हैप्लोइड है, और वापस इस पर है जो गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण कर जाए, और जाइगोट सीधा ही है जो अंकुरित होकर के पुनः थैलस का बना रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार की लाइफ साइकिल के अंतर्गत आपको 2 प्रकार के थैलस दिखाई दे रहे हैं, एक थैलस द्विगुणित है, एक थैलस अगुणित है। देखने में दोनों थैलस एक समान होते हैं, आप विभेदित नहीं कर सकते कि कौन सा 2n है कौन सा n है। जब इनका अपन साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं तब पता पड़ता है कि एक है जो अगुणित है दूसरा
द्विगुणित है। तो इस प्रकार के जीवन चक्र को हम बोलते हैं द्विगुणित अगुणितकी प्रकार, जो कि हमें एलोमेसिस कोक के अंतर्गत देखने को मिलता है। धन्यवाद।